अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पिज़ारा। इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का गुज़िश्ता शब 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात का लाहौर मीनार पाकिस्तान का जलसा, आप में से अक्सर लोग उसे देख चुके हैं, उनकी तकरीर सुन चुके हैं, उसके ऊपर तबसरे देख चुके हैं। तबसरे जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की तरफ से आए हैं, वो तबसरे जो उनके मुखालिफों की तरफ से आए हैं, वो तबसरे जो निस्बतन एक न्यूट्रल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने किए हैं। ये बात क्या है कि हम सारी डिटेल्स में ना जाएं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। तकरीर भी उनकी तकरीबन 2 घंटे की है, उस पर रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ है, दुनिया भर से रिएक्शन हुआ है। बहुत सा वो रिएक्शन है जो सामने नहीं आया, महसूस किया गया है, असेसमेंट्स की गई। मैं उन सब चीज़ों पे क्विकली बात करना चाहूँगा, इसलिए इमरान खान साहब की तकरीर के जो एलिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, उनकी डिटेल्स में इस स्टेज पे मैं नहीं जाऊँगा। मैं एक ओवरऑल एनालिसिस प्रेजेंट करूँगा कि उनके इस जलसे का इम्पैक्ट क्या हुआ है पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, और इससे आने वाले वक्त के बारे में हम क्या प्रिडिक्शंस जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझने की बात है कि ये इमरान खान साहब का छठा, तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मीनार पाकिस्तान में ये छठा जलसा है 2011 अक्टूबर के बाद से। और ये उसी तरह से जिस तरह से अक्टूबर 2011 का जलसा एक गैर मामूली अहमियत का हामिल था। क्यों अहमियत का हामिल था? बिकॉज तहरीक इंसाफ जो 1996-97 से मारज़ वजूद में आ चुकी थी, इसी शहर लाहौर से पहली दफा अक्टूबर 2011 में उसने एक भरपूर सियासी जमात की हैसियत से पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सीन है उसके ऊपर वो नुमादार हुई, जिसके हवाले से पीएमएलएन और पीपीपी की तरफ से बड़े इल्जाम लगे कि ये जहर पाशा की कार्रवाई थी। हालांकि जहर पाशा को रिटायर हुए हुए तकरीबन 3 बरस जो हैं वो गुजर चुके थे, और लॉजिक उसकी खासी वीक है, इस पर मैं फिर कभी बात करूंगा। बहरहाल अक्टूबर 2011 में तहरीक इंसाफ बहुत ही बैंग से, विद अ बैंग, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन के ऊपर नुमादार होती है, एग्जिस्ट पहले से करती है। उसे एग्जिस्ट करते हुए तकरीबन 3, 10, 13, 15 बरस हो चुके हैं, 15 नहीं बल्कि ज्यादा हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि उसको 10 और 4, 14, हाँ 15 बरस उसको हो चुके हैं। लेकिन 15 बरस के बाद वो पहली दफा उसकी प्रेजेंस को फील किया जाता है एज ए नेशनल मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी। उसके बाद से जो 4 जलसे हुए हैं वो सभी अपनी जगह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सब में बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने शिरकत की है। शायद किसी का इतना रास्ता नहीं रोका गया जितना इस जलसे का रास्ता रोका गया। इसको नाकाम बनाने के लिए जितना लाहौर की, पंजाब की जो सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट और इंतजामिया है मोहसिन नकवी साहब की, उसने भरपूर कोशिशें की। लेकिन इसका जो साइज है उससे ज्यादा इसकी बहुत अहमियत है, बिकॉज ये एक ऐसे क्रूशल मोमेंट पे ये जलसा आया है जब पाकिस्तान की सियासत एक ऐसी सूरत हाल में है जैसी वो गालिबन गुज़िश्ता 40 बरस में, जब से जान ज़िया उल हक की मार्शल की हुकूमत ख़त्म हुई है 1988 में, उसके बाद से कभी पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत जो है वो इस तरह से आलम नज़ा में नहीं थी। तो ये जलसा एक बहुत ही क्रिटिकल क्रूशल मोमेंट पे आया है। रमज़ान में सहरी के वक्त पे, बिल्कुल सहरी से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब की तकरीर जो है ख़त्म होती, और बहुत ही डिसाइसिव जलसा है। और इसमें इमरान खान एक स्टेट्समैन की हैसियत से, उनका बहुत कम जोर यहाँ पीएमएलएन, पीडीएम और अपोजिशन के ऊपर है, और उनका बहुत ज्यादा जो वक्त यहाँ पे स्पेंड उन्होंने किया है वो उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के मुस्तकबिल के हवाले से, उसकी मईशत के हवाले से और उसके फ्यूचर के हवाले से उन्होंने एक रोड मैप यहाँ पर दिया है। ठीक, लेकिन इस पहले थोड़ा सा ये भी देखना जरूरी होगा कि इस जलसे को रोकने की जो कोशिश की गई उसका, क्योंकि उसका ताल्लुक है इसके इम्पैक्ट के साथ। बिकॉज वाशिंगटन में एक से ज्यादा इंतहाई, उनको जिनको आप पाकिस्तान ऑब्जर्वर्स कहते हैं जो पाकिस्तान ओरिजिन के नहीं है, उनके साथ मेरी बात हुई, उन सब ने इसको बहुत गौर से देखा है। उन्होंने भी इसके हवाले से जो असेसमेंट्स किए हैं, वो असेसमेंट क्या है, वो असेसमेंट ये है जो वाशिंगटन से अपील की जाती है कि इस जलसे को रोकने के लिए पहले कोशिश की गई, फिर जब ये महसूस किया गया कि अदालत ने इसकी इजाजत दे दी है, इसे रोका नहीं जा सकता, तो फिर इसे नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। कहा यह गया कि सिक्योरिटी की वजह से जगह जगह चेक पोस्ट लगानी है, लेकिन कई किलोमीटर तक की जो आने वाली सड़कें हैं चारों तरफ से, उनको ऊपर कंटेनर्स रख के, बसें करके, पुलिस के जरिए, ऑब्स्टिकल के जरिए रास्ते इसके रोके गए। और जो भी लोग इस जलसागाह में पहुंच सके हैं वो इमरान खान साहब को छोड़ के, जो कि गाड़ी में आए, बाकी लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ, उसमें बड़ी बुजुर्ग लोग भी हैं जिनकी उम्र 70-70 बरस की हैं, उन्हें पैदल चल के इस जलसागाह में पहुंचना पड़ा। इसी तरह लाहौर शहर के अंदर, बिकॉज जहां मीनार पाकिस्तान है, लाहौर के तारीखी शाही किले, लाहौर के किले के करीब है मीनार पाकिस्तान, लाहौर के पुराने रेलवे स्टेशन के करीब है, पुराने लाहौर के साथ ही मीनार पाकिस्तान है। तो लाहौर के अंदर शाहदरा की तरफ से, शेखुपुरा की तरफ से जो अतराफ से सड़कें अंदर आती हैं, जहां रावी के ऊपर 2 पुल हैं, वो तमाम रास्ते भी पुलिस ने और इंतजामिया ने बंद किए हुए थे। न सिर्फ ये है,
बल्कि ये चीज़ अब अखबारों में आ चुकी है, ये प्रिंट हो चुकी है इंग्लिश अखबारात में कि जानबूझ के इंतज़ामिया ने, बारिश भी हुई थी जिसकी वजह से इलाका वेट था ही, उसमें कीचड़ की सी कैफियत थी, लेकिन मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ा है, उसके बहुत सी जगहों के ऊपर इंतज़ामिया ने सेलेक्टिव तरीके से पानी भी छोड़ा ताकि लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। इन तमाम मुश्किलात को देखते हुए जब अभी देखते हैं कि ना सिर्फ मीनार पाकिस्तान भर गया, बल्कि मीनार पाकिस्तान के चारों अतराफ के ऊपर जो सड़कें, बिल्डिंग्स, वहाँ पर भी लोग मौजूद थे इमरान खान साहब की तकरीर सुनने के लिए, उनका एक जलवा देखने के लिए, बिकॉज़ टेलीविज़न स्क्रीन्स भी बड़ी-बड़ी रखी गई थी। इस चीज़ को दुनिया भर में, ख़ास करके वाशिंगटन के अंदर जो पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर्स हैं, उन्होंने इसको बहुत गौर से देखा है और उनका इस पे कंक्लूजन ये है कि एक इमरान खान स्पोक्स लाइक अ स्टेट्समैन, उसने एक पार्टी पॉलिटिक्स से अबव पाकिस्तान की स्टेट के लिए, इस क्राइसिस से निकलने के लिए एक प्लान, एक लाहे-अमल, एक स्ट्रैटेजी जो है, एक विज़न यहाँ पर प्रेज़ेंट किया है। एक पॉइंट। सेकंड ये कि लोगों की जो वालेहाना इसमें शिद्दत कह लें, इसकी जो अकीदत है और लोगों का जो जोश-ओ-ख़रोश है, लोगों की जो डिज़ायर है इमरान खान तक पहुँचने की, उसके बारे में वो बहुत इम्प्रेसिव है। उससे ये पता चलता है कि इस वक़्त पाकिस्तान के लोगों का अगर कोई लीडर है, लाहौर जैसे शहर के अंदर साबित हुआ, तो वो इमरान खान है। और जो एक कम से कम कमेंटेटर हैं अमेरिकन, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है लाहौर के जलसे के बाद, बिकॉज़ अपने मुँह से कोई कुछ भी क्यों ना कहे, जैसे मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह वगैरह सब कह रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के ज़ाहिर है सैकड़ों एजेंट चारों अतराफ में मौजूद थे और कई दिनों से इसे मॉनिटर कर रहे थे और उन्हें एहसास है कि बावजूद तमाम तर कोशिशें की गई हैं इसे नाकाम बनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद द पीपल ऑफ लाहौर एंड द पीपल ऑफ पंजाब हैव स्पोकन। और ये जो एक असेसमेंट है, ये ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट के डिसीजन मेकर्स तक पहुँचेगी और इस असेसमेंट को, इन फैक्ट्स को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आने वाले चंद दिनों में इस जलसे का एक इम्पैक्ट, कहने वालों का ये ख्याल है जिन्होंने मुझसे बात की, क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग के ऊपर भी एक इसका इफेक्ट देखेंगे और उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा कि वो कितनी देर तक मरियम नवाज और उनके वाले साहब नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। यानी जितना ज्यादा इस स्टेज पे पीएमएलएन को मसनूई तौर पे रिससिटेट करने की कोशिश की जाएगी, जिंदा करने की कोशिश की जाएगी, उतना ही इसका ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है विद इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, उसको होगा। ये कहना था एक अमेरिकन इंटरलोक्यूटर का। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर भी दोहराऊंगा कि इस वक्त जितनी जद्दोजहद हो रही है, जहां पीएमएलएन के पीछे बदकिस्मती से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, उसका अब इस स्टेज पे बेसिक मकसद ये है कि पंजाब के अंदर किसी न किसी तरह से नवाज शरीफ और पीएमएलएन की पॉलिटिक्स को बचाया जाए। बिकॉज ये चीज़ अब वाजे होती चली जा रही है कि पंजाब के अंदर पीएमएलएन की पॉलिटिक्स तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अगर यहाँ पर एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं तो पीएमएलएन उसी तरह से सुकड़ जाएगी जिस तरह से 1990 का मेरा ख्याल है जो इलेक्शन है, उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो गई थी और इसी तरह से मेरा ख्याल है कि 97 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी वो बिल्कुल श्रिंक हो गई थी। तो पॉलिटिकल पार्टीज को सेटबैक्स आते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी जद्दोजहद तो एफर्ट करनी होती है अपने आप को उस सूरत हाल से निकालने के लिए। जैसे कि नेबरिंग हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 10 बरस से ज़्यादा का जो टाइम पीरियड है जब से मनमोहन सिंह की हुकूमत ख़त्म हुई है, कांग्रेस पार्टी जो है वो तकरीबन तकरीबन दफन हो चुकी है और टोटल डिसअरे का शिकार है, कंफ्यूजन का शिकार है और अभी भी यही प्रेडिक्शन है कि 2024 के इलेक्शन के अंदर भी उसकी खातर का परफॉर्मेंस नहीं होगी और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसानी से वो इलेक्शन जीत लेंगे गो। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जो है उन्होंने एक बहुत लंबा मार्च किया, हर दिन उन्होंने तकरीबन 15 मील उन्होंने वॉक किया वो दिन में, और उन्होंने एक तरह से रीइग्नाइट करने की कोशिश की उन पुराने पैशंस को कांग्रेस के। उसके बाद अभी उनको थोड़ा सा एक थ्रेट के तौर पे भी देखा गया है जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स इशू हैं, वो खत्म हो जाएगा हाई कोर्ट से और उनको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का जो लोअर जो चैम्बर है, लोकसभा, वहां से उनको निकाल दिया गया है। तो मकसद कहने का मेरा ये है कि वो उसको एक जान डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जान डाल नहीं पा रहे। तो पीएमएलएन की भी पाकिस्तान में यही सूरत हाल है कि अगर उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रिससिटेट ना करे, उनको आर्टिफिशियली जिंदा ना रखे, तो वो पंजाब की सियासत में खत्म हो चुके हैं। पीपीपी की क्या सूरत हाल है सर में, वो जब कोई इलेक्टोरल कैंपेन वहां पे चलेगी, जलसे होंगे, लोग घरों से निकलेंगे, तब उसका सही अंदाजा होगा। लेकिन पीएमएलएन की हैसियत जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और कल के
जलसे ने, जहां पीएमएलएन की केयरटेकर गवर्नमेंट तो क्या है, पीएमएलएन ही की गवर्नमेंट है, उसके नतीजे में इस चीज को दोबारा से नए सिरे से रीअफर्म किया। अब हम आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शंस और ऑब्स्टिकल्स का जिक्र हो गया। इमरान खान साहब की बुनियादी, जैसे कि मैंने कहा कि उनकी ये तकरीर जो है, ये एक स्टेट्समैन की तकरीर थी, जहां उन्होंने एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्लियरली नजर आ रहा था, जिस तरह से उन्होंने तकरीर की, दैट ही इज ए प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग फॉर पाकिस्तान। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उसका जिक्र उन्होंने जरूर किया कि जिस तरह से गिरफ्तारियां की जा रही हैं, और ये हकीकत है कि ये एक ऐसा जलसा था जिसमें पहली दफा मुराद सईद की मेरा ख्याल है प्रेजेंस नहीं थी, बिकॉज मुराद सईद को भी इस स्टेज पे रुपोश होना पड़ रहा है, शिबली फराज भी, अमीन गंडापुर भी, बहुत से पीटीआई की जो सेकंड टीयर मेन लीडरशिप है, इसी तरह से कहा जा रहा है कि 1800 से ज्यादा वर्कर्स जो हैं पीटीआई के उठाए गए। इन तमाम चीजों की तरफ उन्होंने जिक्र किया, जिले शाह की तरफ उन्होंने जिक्र किया, लेकिन प्रिंसिपल थ्रस्ट जो इमरान खान की पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से रही है, एट वन पॉइंट ही रेटोरिकली क्वेश्चन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से कि जो हालात हो चुके हैं, कहाँ है आपका प्लान? अगर आपके पास कोई प्लान हो, मैं साइड पे हो जाता हूँ, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि आपके पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए। और फिर उन्होंने ये रीअफर्म किया कि इस क्राइसिस से पाकिस्तान को सिर्फ एक ऐसी हुकूमत निकाल सकती है जिसको अवाम की ताईद हासिल हो, जिसपे अवाम ट्रस्ट करते हो, जिसपे अवाम को कॉन्फिडेंस हो। क्या वजह है इसकी? वजह इसकी है कि किसी भी हुकूमत को अब जो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लोगों को एहतमाद होगा कि ये मुश्किल फैसले जिनको करने पड़ रहे हैं किसी हुकूमत को, जिसका कि उनको अवाम ही को कॉस्ट देनी पड़ रही है, और हमेशा अवाम ही को कॉस्ट देनी पड़ती है। इसको समझ लें कि सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज एक टका नहीं कमाती, एक धेला नहीं कमा सकती। जो सरकारी फाउंडेशंस, कंपनीज, कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई भी जाती हैं, और उसके बारे में बहुत आदाद शुमार भी आते हैं, ये सब जाली और मसनूई है, टू दी इफेक्ट कि ये इकोनॉमी के उन्हीं सेक्टर्स में सरकार की बनाई हुई कॉर्पोरेट एंटिटीज compete करती हैं, जहां दर हकीकत प्राइवेट एंटरप्राइज को और बिजनेस को compete करना होता है। और अक्सर ये कंपनियां अपने लिए, चूंकि सरकार की कंपनीज होती हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में अपने लिए आसानी से लॉबिंग कर लेती हैं। इन कंपनीज में बहुत ज्यादा करप्शन होती है, ये जेन्युइनली कंपेटिटिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। इसीलिए जो जेन्युइन डेमोक्रेसीज हैं दुनिया के बीच, उनमें आपको इस किस्म की सरकारी कंपनीज बेहीमौत जो हैं वो नहीं मिलते, क्योंकि ये दर हकीकत इकोनॉमी की शक्ल को बिगाड़ते हैं, कंपेटिटिव नहीं होते, ये वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते, और फिर ये बहुत ज्यादा पीआर और खर्चा करके अपने आप को साबित करते हैं। तो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज ना तो बजट बना पा को खर्चा, कोई पैसा जनरेट कर नहीं सकती, वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते। सो इमरान खान ने कहा कि हमें एक प्लान देना होगा, उस प्लान के हवाले से पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स को कैसे कंट्रोल करना है, माइनिंग सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, टूरिज्म कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको कैसे बढ़ाना है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के सिर्फ फिजिशियंस जो हैं नॉर्थ अमेरिका के, उनकी नेटवर्थ जो है तकरीबन $200 बिलियन है। और मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ 5-6 ही पाकिस्तानी टॉप के जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, जो नॉन फिजिशियंस हैं, उन्हीं की जो अपनी वर्थ है वो तकरीबन $25 to $30 बिलियन की है। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि ये कोई डोनेशंस देंगे, चैरिटी देंगे। उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के किसी प्लान में ये आके अपना हिस्सा डालते हैं, तो एक ऐसी एहतमाद की फजा जो है वो कायम हो सकेगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम से कम इतनी जरूर अट्रैक्ट कर सकेगा कि आईएमएफ की जो स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज होती हैं, उससे पाकिस्तान जो है किसी हद तक निजात हासिल कर सके। और फिर आईएमएफ के हवाले का जहन में रखें कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने हाउसिंग की जो स्कीम पहले उन्होंने कंस्ट्रक्शन की लॉन्च की थी, जिसके नतीजे में इकॉनमी बड़ा टेक ऑफ किया था, हम उसे दोबारा नए सिरे से रीइग्नाइट करेंगे, इनिशिएट करेंगे उसको, और हेल्थ कार्ड जो है उसकी स्कीम्स को भी लेके चलेंगे। यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आईएमएफ और इन स्कीम्स में क्या फर्क है। जब आईएमएफ क्रेडिट लेके आती है $6 बिलियन का, या $10 बिलियन का, या $5 बिलियन का, तो आईएमएफ का पूरा एक टेक्स्ट बुक मैनुअल फॉर्मूला होता है कि आप अपनी इंपोर्ट्स को कम करें, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, करेंसी को फ्री फ्लोटिंग करें, अपनी टैक्सेस जो हैं, यूटिलिटीज की कॉस्ट बढ़ाएं, अपने टैक्सेस बढ़ाएं। जब आईएमएफ की तमाम कंडीशनैलिटीज को कोई भी हुकूमत मानती है, जैसे कि गुज़िश्ता चंद बरसों से हो रहा है, और जब इमरान खान की हुकूमत आई, इसी वजह से वो आईएमएफ के पास जाने से डरते थे इन दी अगस्त 2018, और फिर जब वो गए और पहले 1.5-2 साल उसी में गुजरे, फिर जब पेंडेमिक आया तो उनको मौका मिल गया, उन्होंने रिलीफ ले ली, और वही वो टाइम पीरियड था जब उस रिलीफ को वो बढ़ाते चले गए। बढ़ाते इस तरह से चले गए कि उन्होंने दोबारा से आईएमएफ का जो प्रोग्राम इनिशियली 6.3 बिलियन डॉलर्स का किया था, उसे उन्होंने सस्पेंड रखा, और उसमें से आखिरी वक्त तक 4.25 बरस में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आईएमएफ से सिर्फ
$3 बिलियन दिए, और आखिरी $3 बिलियन का जो $1 बिलियन था वो 2022 के पहले महीनों में ही उन्होंने लिया था। अदरवाइज पिछले पूरे पौने 4 बरस में, 3.5 बरस में सिर्फ $2 बिलियन IMF से लिए थे। IMF के पैसे इसलिए चाहिए होते हैं कि आपको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बहुत से जो पैरेलल फंडिंग होती है डिफिट वगैरह से, वो इस कंडीशन पे होती है कि आप एक IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, उसकी कंडीशनलिटीज को मीट कर रहे हैं। इसीलिए जब आप इंटरनेशनल, और इसी तरह से जब आप इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स में जाते हैं, जहां आप अपने बॉन्ड्स को फ्लोट करते हैं और आप डेट उठाते हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए, या अगर PIA कहीं जाती है डेट उठाने के लिए, तो उस पर जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो उसी वक्त आपको बेहतर मिलता है, 2%, 3% या उसके करीब करीब का। जब आप बॉन्ड्स में खैर ज्यादा होता है, 6-7%, तब जब आप IMF के एक प्रोग्राम में होते हैं। लेकिन IMF की जो स्ट्रेट जैकेट और कंडीशनलिटी होती है, ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकोनॉमी को, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, और बहुत सी और इकोनॉमीज हैं जहां इंडस्ट्री कंसेशंस मांगती है, वहां वो टेक ऑफ आप नहीं कर सकते। सो IMF के प्रोग्राम की मौजूदगी में इकोनॉमी का टेक ऑफ करना बहुत मुश्किल है। ये पॉइंट मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही सेंट्रल पॉइंट है कि अगर इमरान खान की एक मुमकिन आने वाली हुकूमत इतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मोमेंटम जनरेट कर लेती है, जिसके नतीजे में जो फिर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, मिडिल ईस्ट की हो गई, चाइना की हो गई, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब इसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें, अभी मैं जब अपना के कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, जो उनका स्प्रिंग मीट था ऑरलैंडो में, फ्लोरिडा के करीब, तो वहां पर एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, जिन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इस्लामाबाद का एक हॉस्पिटल, अपेरेंटली शायद मेरा ख्याल कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, जिसके अंदर बहुत से एक्सपर्ट अमेरिकन डॉक्टर्स ने इन्वेस्ट किया। आई थिंक प्रॉब्ली अप टू 70 डॉक्टर्स ने इन्वेस्ट किया, $100,000 प्लस हर डॉक्टर ने लगाया। इस हिसाब से ये शायद मिलियंस ऑफ डॉलर्स बन जाते हैं, अगर शायद $7 मिलियन बन जाते होंगे। तो लेकिन और तमाम उसके लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ड्रॉ हुए, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स ने जो रिटर्न्स देने थे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इक्विटी के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वो उन्होंने नहीं दिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इसमें इस हवाले से क्या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई थी? उन्होंने कहा ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, बल्कि जब हॉस्पिटल ने ये इंटरेस्ट इसमें नहीं पे किया, ये रिटर्न्स इस पे नहीं किए, तो उसको कोर्ट में ले जाने की कोशिश की गई, और फिर इस्लामाबाद ही की एक अदालत से इस हॉस्पिटल ने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जो है वो हासिल कर लिया। इसकी मजीद डिटेल्स मैं उनसे ले रहा हूँ। इसकी एग्जाम्पल मैं सिर्फ इस लिहाज से दे रहा हूँ कि यहाँ पर जब तक पाकिस्तान की कोर्ट्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगा, और हमेशा एक पोटेंशियल इन्वेस्टर, और अब यहाँ पर दोनों साइड्स पे इन्वेस्टर्स हैं, हॉस्पिटल में भी इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उसके अंदर की गई है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक तरह से एग्जाम्पल है। लेकिन जब तक आप इन्वेस्टर के दरमियान के जो झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हैं, उसको आप एक इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और इन द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ या बिजनेस लॉ, उसको आप सेटल नहीं कर सकेंगे, तो आप इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। और अगर इमरान खान की हुकूमत को आके ये करना है, तो उनको, और हमेशा इमरान खान कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होगा, और कल भी उन्होंने इस चीज़ में एम्फसाइज़ किया, और वो कई दफ़ा इस पे पहले एम्फसाइज़ कर चुके हैं कि जब तक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ नहीं कर सकती। अभी तक हम गुज़िश्ता चंद महीनों से रूल ऑफ लॉ का ज़्यादा ज़िक्र सुन रहे हैं, उस हवाले से कि पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ आर्बिट्री अरेस्ट करती हैं, डिटेंशन करती हैं, लोगों को उठा लेती हैं, लटका दिया जाता है, और अदालतें फौरी तौर पे रिलीफ नहीं देती। फॉर इंस्टेंस, बहुत जुल्म किया जाता है इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से, लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस को कहीं अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता। मैक्सिमम रिलीफ यही होती है कि 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन के बाद किसी को बेल मिल जाती है, मुकदमे चलते रहते हैं। तो अदालतों का जो फेलियर है इन व्यू ऑफ द स्टेट्स आर्बिट्रीनेस, वो बड़ा विजिबल है। लेकिन जो हमारे सामने नहीं आती चीज़, कि पाकिस्तान की अदालतें इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं, जिस वजह से कोई इन्वेस्टर अगर नॉर्थ अमेरिका में होंगे, यूरोप में होंगे, मिडिल ईस्ट में होंगे, उनको पाकिस्तान के सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है, और इन दी एंड वो फिर देखते हैं GHQ की तरफ, उनको GHQ का अगर आशीर्वाद होती है, उनकी सपोर्ट होती है। सो पाकिस्तान विदाउट रूल ऑफ लॉ चल रहा है हर तरह से, और जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ये जो सारा अटकल बच्चू तरीका है, इससे टेक ऑफ जो है वो नहीं कर सकेगी। तो ये एक जिस्ट है उनकी स्पीच की। अब से थोड़ी देर में, मेरा ख्याल आधे घंटे में इमरान खान साहब एक जूम मीटिंग करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में डायस्पोरा के साथ, प्रिंसिपली US फिजिशियंस के साथ। मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट होने का मौका मिल रहा है। उसके हवाले से मैं फिर जो सुनूंगा, उसमें जो बात होगी उस पर मैं कोशिश करूंगा, अगर मतलब वो ऑफ द रिकॉर्ड ना हुआ सारा, कि मैं उसके हवाले से भी जो है कुछ एक एनालिसिस जो है आपके सामने लेकर आऊँ, उसमें इससे मिलती जुलती बातें
वहां पर होंगी, इसीलिए मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फोसाइज किया है। तो ये तो 2-3 चीजें हो गई कि जलसे का इम्पैक्ट कैसे। अब जलसे का एक इम्पैक्ट मैंने आपको वॉशिंगटन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया। जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के लोग समझते हैं तारीखी जलसा था, इमरान खान साहब ने बहुत जबरदस्त स्पीच की है। इस किस्म के कमेंट्स आपने सोशल मीडिया पर भी देखे हैं, व्हाट्सएप पे भी देखे हैं, लोगों ने मुझसे ज़बानी भी बात कही। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि जो मुखालिफिन है, जो PMLN है, जो इस इमरान खान के जलसे और पॉलिटिकल कैंपेन की डायरेक्ट विक्टिम है, उसका इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है। बड़ा इंटरेस्टिंग रद्द-ए-अमल है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा तो लिटरली गालियाँ निकालने पे थी, बददुआएँ देने पे थी, जलसे से पहले और जलसे के बाद भी। जिस तरह से वो बात करती हैं, उससे पाकिस्तान का जो सारा डिस्कोर्स है बातचीत करने का और तहज़ीब का, वो हर दफ़ा जब मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब को आप देखते हैं, तो आपको पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से मायूसी होने लग जाती है। बिकॉज़ जब किसी की बात के अंदर कोई सेंस ना हो, कोई लॉजिक ना हो, कोई मंतक ना हो, कोई रैशनैलिटी ना हो, उसका सर-पैर ही कोई ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शख़्सी और ख़ानदानी गरूर आपको उसके अंदर नज़र आए, एक टोटल डिस्कनेक्ट आपको नज़र आए, तो आपको कितनी ही आप किसी के मुखालिफ क्यों ना हो, बहरहाल एक पाकिस्तानी पोटेंशियल लीडर उनको बताया जाता है। और अब मरियम औरंगज़ेब तो पाकिस्तान की फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। जब मैं उनको देखता हूँ, मैंने बहुत से और लोगों से भी कन्फर्म किया है, आपका दिल डूबने लग जाता है कि हियर इज़ अ वुमन और अ पर्सन और अ ह्यूमन बीइंग who doesn't even know what they are talking of. I mean, she does not know what she's talking of. और यहाँ पर जब आप मरियम औरंगज़ेब को सुनते हैं और मरियम नवाज़ को सुनते हैं, तो फिर आपको वो एहसास आता है कि कैसे अल्फाज जो हैं वो अपना माना खो चुके हैं, ये लोग जिस तरह से बातें करते हैं। बहरहाल मरियम औरंगज़ेब जो सीनियर वाइस चेयरपर्सन हैं या प्रेसिडेंट हैं PMLN की, उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी, इनकी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी भी छपी है, जो उन्होंने PMLN की जो सपोर्टिंग वुकला हैं, उनके साथ उन्होंने एक मुलाकात की इमरान खान साहब के जलसे के बाद। उसमें उन्होंने क्या किया? उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बड़े उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो सू मोटो नोटिस दिया इलेक्शन के हवाले से, उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की तरफ वो चली गई कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ हो नहीं रहा उनका, उस तरफ चली गई। बड़े ही उन्होंने गुस्से का इज़हार किया और उन्होंने कहा मैं कोई वर्ड्स मिन्स नहीं करना चाहती अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि अंग्रेजी के अखबारों में जैसे डॉन में उनकी जो सारी स्टोरी छपी, बहुत लंबी तफसील से, ऐसा लगता था कि डॉन की जिम्मेदारी लगी हुई थी कि पूरी मेहनत करके वो स्टोरी लिखी जाए। और शायद उनकी जो सारी जो एक उनकी प्रेस टॉक, उनकी जो टॉक थी विद लॉयर्स, उसमें कोई इतना सब्सटेंस नहीं था जितना कि डॉन ने बड़ी मेहनत करके उसको दिखाने की कोशिश की ताकि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को लगे कि उन्होंने कोई बड़ी अकल की वहाँ पे बातें की हैं और उनके पास कोई पॉइंट है। लेकिन जो बात उन्होंने जो टीवी में कैप्चर हुई है और जो मसलसल चल रही है तमाम पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पे, उन्होंने कहा कि इमरान खान एक फितना है और इस शख्स को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए पूरी रियासत की ताकत इस्तेमाल करनी होगी अगर इसके खिलाफ रियासत, वरना ये कब्जा कर लेगा। इससे क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है अटर फ्रस्ट्रेशन, अटर डेस्परेशन। और रियासत का तो यहाँ पर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल रियासत और हुकूमत का तो इस तरह से हो रहा है, यानी मरियम नवाज़ कब से रियासत की रिप्रेजेंटेटिव बन गई। मरियम नवाज़ तो एक हुकूमत की सपोर्टर हो सकती हैं, ये PMLN की गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव हो सकती हैं। PDM में PMLN एक जुज़ है, लेकिन मरियम नवाज़ का आई एम श्योर कि GHQ के अंदर जो सियाने और अक्लमंद लोग हैं, वो मरियम नवाज़ की लैंग्वेज और उनकी जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है NLP, इस पे थोड़ा-सा गौर करेंगे जब मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि रियासत की तमाम ताकत को इस्तेमाल करना होगा इमरान खान को कुचलने के लिए और ख़त्म करने के लिए, वरना ये कब्ज़ा कर लेगा। कब्ज़ा वो किसकी मदद से कर रहा है? अवाम की मदद से। इन अदर वर्ड्स ये है कि अवाम सारे बेवकूफ़ हैं, इमरान खान पाइट पाइपर है। जितने लोग लाहौर के जलसे में आए हैं, सारे के सारे नावाज़ीदा बच्चे थे, उनको कोई अक्ल नहीं है। इमरान खान ने उनको कुछ सूँघा के सिंघाड़ा या क्लोरोफॉर्म वहाँ पे बिठाया हुआ था। ये उनकी एक स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन इससे उस डेस्परेशन का, उस खौफ का आपको अंदाज़ा होता है। अगर आप थोड़ा-सा भी उनका यूट्यूब पे निकाल के देख लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो क्या कहना चाहती हैं। उनसे बहुत ज़्यादा मुनासिब तरीके से इसी खौफ और इनसिक्योरिटी को एक्सप्रेस किया उनके इंटीरियर मिनिस्टर PMLN के जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने, जिन्होंने एक प्रेस टॉक तो नहीं थी, टीवी प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने अपने और PTI के जो लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे प्रेज़ेंट किया और उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल इमरान खान एक ऐसी स्टेज पे ले आया है, जहाँ पे या वो होंगे या हम होंगे, या उनका सर्वाइवल पॉलिटिक्स चलेगी या हमारी चलेगी। और जब सूरत हाल इस तरह से आ जाती है, यानी एक्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर ना कोई डेमोक्रेसी बचती है, ना कोई रूल ऑफ लॉ होता है। और यानी मेरा ख्याल है उनसे पूछने वाले ने उनको ये इशारा किया था कि जिस तरह की हरकतें उनकी हुकूमत कर रही है, वो रूल ऑफ लॉ में नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये एक्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, या हम बचेंगे या वो बचेंगे, ये हमारे और उनके सर्वाइवल की बात है, इसलिए इसमें कोई रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी जो है वो नहीं बचती। ये एक बड़ी मीनिंगफुल स्टेटमेंट थी।
राणा सनाउल्लाह अच्छे हैं या बुरे हैं, क्रिमिनल हैं, कितने केसेस हैं? राणा सनाउल्लाह पीएमएलएन के सारे ही लीडरों में से कम मुनाफिक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब वो बातें बड़ी गलत करते हैं, सख्त करते हैं, झूठ भी बहुत बोलते हैं। लेकिन अगर आप उनके जो कंटेंट ऑफ स्पीच है, उसको ख्वाजा मरीम नवाज, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, इवन ख्वाजा साद रफीक और एहसन इकबाल वगैरह के साथ कंपेयर करें, तो आपको एहसास होगा कि राणा सनाउल्लाह इज लीस्ट मुनाफिक आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल, बिकॉज वो जो कहते हैं ना कि फकीह है मसलहत भी से वो रिंदा बादा खार अच्छा निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में। रिंदा बादा खार अच्छा जिसके मुंह से निकल जाती है सच्ची बात मस्ती में। तो राणा सनाउल्लाह ने जो ये बात कही कि एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है या उन्होंने सर्वाइव करना है, हमें सर्वाइव करना है, नो होल्ड्स बार, यहाँ पे कोई कानून बचा नहीं है, उसको बड़ा सीरियसली लिया असद उमर ने, फवाद चौधरी ने, जिन्होंने अपनी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी वजाहत की, जहां असद उमर ने कहा कि जब राणा के ऊपर 15 किलोग्राम के हेरोइन का केस एंटी नार्कोटिक फोर्स ने प्रेजेंट किया, गवर्नमेंट को कहा गया है कि इसको सपोर्ट करें, तो फवाद, उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि फवाद ने बहुत उस पर ऑब्जेक्शन की और उन्होंने कहा कि ये केस कन्विंसिंग नहीं है और जो आप हमें पोजीशन लेने के लिए कह रहे हैं, ये पोजीशन लेना बड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि उस वक्त शहरयार आफरीदी बड़े खराब हुए जब एंटी नार्कोटिक फोर्स ने शहरयार आफरीदी को अपने साथ बैठाया और उनको कंपेल किया कि वो उसके ऊपर पोजीशन लें। वैसे एएनएफ के बाद सोर्सेज ने मुझे ये कहा था कि राणा साहब का ताल्लुक जरूर रहा है ड्रग की, लाहौर के आगे पीछे हेरोइन और ड्रग की स्मगलिंग और उसकी खरीदो फरोख्त के साथ। ताहम वो जो केस था वो तो एक पॉइंट प्रूव करने के लिए 15 केजी का बनाया गया था, बिकॉज मेरा ख्याल है 10 केजी या 12 केजी से ऊपर एक सजाए मौत होती है और मकसद राणा सनाउल्लाह को हरास करना था। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ दैट केस, लेकिन जाहिर है कि वो उस केस को राणा साहब और पीएमएलएन के लीडर्स बार बार रेफर करते हैं। मेरा ख्याल है आज पिछले 24 घंटे में भी राणा साहब ने उस केस को रेफर किया और इसी केस को फिर असद उमर ने और फवाद चौधरी ने भी रेफर किया। लेकिन बॉटम लाइन क्या थी दोनों की? बॉटम लाइन उनकी ये थी कि दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स में कोई एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। सियासी जमातों को कई दफा बहुत रिवर्सल हो जाते हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी को पास में 2 दफा 1990 में और उसके बाद 1997 के इलेक्शंस में बड़े सीरियस रिवर्सल थे। तकरीबन लगता था कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, तो उसने दोबारा जो है उसने रिगेन किया और दोबारा वो पार्टी ग्रो बैक कर गई, जैसे कि हिंदुस्तान में कांग्रेस इस वक्त करने की कोशिश कर रही है, जिसकी गुज़िश्ता 10 बरस से हम देख रहे हैं कि खासी बुरी सूरत हाल है। 2014 और फिर अब 2019 और अब बहुत बुरी उनकी सूरत हाल है। तो ये उनके जवाब में असद इकबाल, सॉरी, फवाद चौधरी का और असद उमर साहब का कहना था दैट इटसेल्फ इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है, जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 5 सफ़े का एक नोटिफिकेशन खत जो है वो जवाब दिया है, बड़े गुस्से का, बड़ा जज्बाती किस्म का, टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, जिन्होंने फ्राइडे को उनको एक खत लिखा था 2 दिन पहले, जिसमें बेसिकली डॉक्टर अलवी ने तो ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, उसके डिपार्टमेंट जैसे कि आर्मी है, इंटीरियर है, मिनिस्ट्री फाइनेंस है, ये मदद नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन करवाने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर को अपना जोर यूज करके इन चीज़ों को फैसिलिटेट करना चाहिए और फिर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। जवाबन जो खत लिखा है 5 सफ़ों का, जो बिल्कुल एक इमोशनल बिलीवरी रिएक्शन किया है शहबाज शरीफ साहब ने, और बिल्कुल अपने आप को साबित किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा कुछ और ही लग रहे हैं, कार्टून, बिल्कुल कार्टून किस्म का उन्होंने खत मैंने पढ़ा है उनका। उसमें उन्होंने 1-2 पैराग्राफ लिखे हैं प्रेसिडेंट अलवी के जवाब में, बाकी पूरे 4 से ज़्यादा सफ़े जो हैं वो इस चीज़ पे लगवाए हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने 2018 से लेकर 2022 तक क्या किया, किस तरह से डॉक्टर आरिफ अलवी ने कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट किया, किस तरह से इमरान खान की हुकूमत की हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत जो है उसको आरिफ अलवी सपोर्ट करते रहे, जो उस जमाने में वायलेशन हुई उसका आरिफ अलवी ने कुछ नहीं किया। यानी उन्होंने आरिफ अलवी को काउंटर किया है कि आप भी कोई बहुत अच्छे शख्स या एग्जेक्टिव या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहे, लेकिन जो इशू रेज किए थे डॉक्टर आरिफ अलवी एज प्रेसिडेंट, उसका कोई उन्होंने खातिर खा जवाब नहीं दिया। मासवा ये कहने के इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक असेसमेंट की है और वो इलेक्शन समझता है कि 8 अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते, विच एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू दी नेक्स्ट पॉइंट, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशन आ चुकी है, असद उमर साहब ने दायर की है, जिसको कि बैरिस्टर अली उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे जिक्र कर दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से ये कहा है कि उनकी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है, कोर्ट्स काम कर रही हैं और उनको अपनी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास है और कोई ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो रही, एंड आई लीव दिस टू योर जजमेंट। अब बैरिस्टर अली जफर ने जो पिटिशन डाली है, जो फ्राइडे को डलनी थी लेकिन सैटरडे को डली है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, इसको बेसिकली असद उमर साहब की तरफ से डाली गई है, लेकिन इसमें पंजाब और केपी के पीटीआई के लीडर्स भी हैं। इस पिटिशन में बुनियादी तौर पर ये प्रेयर मांगी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे
इलेक्शन कमीशन को, गवर्नमेंट को, कि 30 अप्रैल की डेट से स्टिक किया जाए। गवर्नर केपी, जिसने पहले 28 मई की तारीख दी और फिर बाद में 8 अक्टूबर की तारीख दे दी है, उसको कहा जाए कि इलेक्शन की प्रॉपर तारीख दे और 90 डेज की सैंक्टिटी को वापस लेने की गई है। इसका बेसिक जो सब्सटेंस है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराने का इदारा है, उसके पास इलेक्शन की तारीखें देने और उनको एक दफ़ा तारीख दे के उसको रीस्केड्यूल करने की कैपेसिटी कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, वो कि प्रैक्टिकल मसले में भी आपको बताता हूँ। पॉइंट तो बिल्कुल सही है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक के दरमियान लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यही पोजीशन रखी कि हमारा ये मैंडेट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन कि हम इलेक्शन की तारीख दें। तो इलेक्शन की तारीख जब प्रेसिडेंट दे चुका था, तो उस प्रेसिडेंट की दी गई इलेक्शन की तारीख एज पर दी ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन खुद से रीस्केड्यूल नहीं कर सकता था। और जो मैंडेटेड 90 डेज हैं जो खत्म होते हैं 18 अप्रैल को, उससे इलेक्शन कमीशन ने 183 मजीद दिन इलेक्शन को आगे कर दिया। यहाँ तक तो बात बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और आप प्राइमा फसाई ऑन द फेस ऑफ इट, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू एक्सीड लीगली टू इट। जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को डिफेंड करती है, ये लोग उसको डिफेंड करते हैं कि 7 अप्रैल, 3 अप्रैल, 7 अप्रैल को या 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसले किए, जब कासिम सूरी की जो रूलिंग है, जो अदरवाइज प्रोटेक्टेड थी अंडर आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लीगल लेंस की बेसिस पे चैलेंज किया। उसमें लार्जर पॉलिटिक्स में चूंकि हमदर्दी कोई नहीं थी और पीछे से जंग बाजुओं का प्रेशर था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्राइमा फसाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बिल्कुल एक लीगल तरीके से कहा कि ये लीगली जो है वो करेक्ट नहीं। तो अगर लीगल लेंस ही सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करेगी तो फिर तो एक ही दिन में इसका फैसला हो जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया वो इलीगल, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जेल में जाना चाहिए फॉर सीरियस कंटेम्प्ट। उनके साथ जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के और लोग हैं, मोहसिन नकवी वगैरह, इन सब के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जो है होनी चाहिए, अगर लीगल सेंस आप अप्लाई करें। लेकिन लीगल सेंस अप्लाई होने नहीं लगी यहाँ पे, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी भी सूरत नहीं चाहती कि प्रोविंशियल इलेक्शंस और जनरल इलेक्शन जो है वो अलग अलग वक्तों में हों, बिकॉज उनको नजर आता है कि अगर जनरल इलेक्शन हो जाएंगे केपी और पंजाब में तो पीएमएलएन का सियासी जनाजा निकल जाएगा और बैलेंस ऑफ पावर जो है पॉलिटिक्स में पंजाब में वो बिल्कुल उखड़ जाएगा। अगर इलेक्शन हो जाए अप्रैल मई में पंजाब में तो पीएमएलएन को पता नहीं कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन पीएमएलएन का सियासी कत्ल हो जाएगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपना बैलेंस ऑफ पावर रखना है सिस्टम में, बिकॉज उनकी तो बेसिक कोशिश ही यही है अंडर द कयानी डॉक्ट्राइन कि जो भी गवर्नमेंट आए वो जीएचक्यू के ताबे हो। तो जीएचक्यू के ताबे तो तभी होगी जब बहुत सी सियासी जमातें अखाड़े के अंदर लड़ाई कर रही होंगी और बार बार जीएचक्यू की उनको मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर पीटीआई इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पे इमर्ज करती है, थोड़ा मेजोरिटी की बात नहीं, अगर इफेक्टिव सिंपल मेजोरिटी भी उसके पास होती है और पीएमएलएन खत्म हो जाती है पंजाब में, तो पीटीआई जाहिर है कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट से के हाथ से नहीं खा रही होगी और इस्टेब्लिशमेंट से डिक्टेशन नहीं ले रही होगी। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन एक वक्त में हो। अब वो एक वक्त में कब हो, इसका मतलब ये है कि अगर अगर तो सुप्रीम कोर्ट लीगल लेंस से फैसला करती है तो फिर तो 48 घंटों के अंदर इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए जेल में और इलेक्शन हो जाना चाहिए 30 अप्रैल को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक लगता ही है मुझे कि एक पंचायत और एक जरिए की तरह का फैसला करना होगा, और ये जो इतनी देर लग रही है उसमें ये होगा कि मुख्तलिफ पोलिटिकल एक्टर्स सुप्रीम कोर्ट के साथ, मेरी एनालिसिस है कि इन टच होंगे और सुप्रीम कोर्ट इसका कोई हल निकालने की कोशिश करेगी कि सारे इलेक्शन जो है ये इकट्ठे करवा लेते हैं। वो इकट्ठे कब करवा लेते हैं, वो सितंबर में कराते हैं, वो मई में करने हैं, वो जून में करने हैं, वो फिर मसला आ जाएगा कि मच्छर मक्खी लड़कियां, बारिश, गर्मी, सर्दी, और ये बात कहाँ जाके ठहरेगी। ये इस तरह की कोई सूरत हाल डेवलप करिए। पाकिस्तान के अंदर इतना रियासती ढांचा है ही नहीं कि यहाँ पर कोई अदालत कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की वो इंटरप्रिटेशन कर सके जो कि करनी चाहिए, जो अप्रैल में भी की थी तो पीछे फौज खड़ी थी इसलिए हो गई थी। ये अब तक का मुझे एनालिसिस समझ आ रहा है, बात लंबी हो गई है, मैं जूम मीटिंग भी कर लूँ, उसके बाद फिर दोबारा मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। थैंक यू सो मच।